आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 12। कह रहा है किसी गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है। फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है। इसकी गति का t बराबर 0 से 12 सेकंड के बीच चाल समय ग्राफ खींचिए। तो चाल समय ग्राफ हमको खींचना है। 90 मीटर ऊंचाई से फर्श में गिराया जाता है और 1/10 ऊंचाई कम हो जाती है प्रत्येक टक्कर में। ऊंचाई नहीं, चाल कम हो जाती है। प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है। तो इसकी गति का t बराबर 0 से 12 सेकंड के बीच चाल समय ग्राफ यानी स्पीड टाइम ग्राफ हमको खींचना है। तो देखिए कह रहा है कि 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है। इसका मतलब 90 मीटर ऊंचाई पर कोई व्यक्ति हाथ में गेंद को पकड़े हुए है। तो जब वो पकड़े हुए है उस समय गेंद का वेग कितना है? 0। तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो गया। अब देखिए उस बिंदु की ऊंचाई जहां से गेंद गिराई जाती है 90 मीटर है। तो h मतलब हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई 90 मीटर हो गई। अब पृथ्वी वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण g काम करेगा। तो त्वरण g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर लिया गया। इतना ही होता भी है। अब देखिए यहाँ पर जो है u प्रारंभिक वेग और वस्तु जब टकराएगी तब उसका कुछ अंतिम वेग होगा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण है और हाइट यानी ऊंचाई है। तो हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें सब कुछ आ जाए। तो गति का तीसरा समीकरण v² बराबर u² प्लस 2gh ये हम यहाँ पर लगा देंगे। तो जब ये लगाएंगे तो हमको वस्तु का अंतिम वेग प्राप्त हो जाएगा। तो v² बराबर प्रारंभिक वेग 0 है प्लस 2g की वैल्यू 9.8 है और ऊंचाई 90 मीटर है। सब रख दिया। तो गेंद को विरामावस्था से गिराया जाता है अतः इसका प्रारंभिक वेग 0 है। यहाँ पर तो 0 रखा गया। अब इसको सॉल्व किया गया। इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर पूरा रूट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू इसको 49 लिखा, 49 गुणे 2 लिख सकते हैं 4.9 इंटू 2। अब ये दशमलव हटाया है तो इसको 9 कर दिया, 0 हटा दिया। इस दशमलव को हटा के डायरेक्ट 49 लिखा है और गुणे 2 कर दिया यानी 98। तो इधर का 0 हटा दिया है। इसलिए ऐसा किया है कि इसका रूट आसानी से ले सके, क्योंकि 2 बार है तो 1 2 बचेगा। 49 का 7 7 49 होता है तो 7 बचेगा। 3 को 9 होता है तो 3 बचेगा। तो 3 गुणे 2 गुणे 7 हो जाएगा। 7 3 21 तिरका 7 3 21 दूनी 42। तो 42 मीटर प्रति सेकंड हो गया। v मतलब अंतिम वेग। अब यहाँ पर देखिए एक चीज समझने की है जिसको हम देखते हैं। जहाँ u बराबर 0 t बराबर 0। अब u बराबर 0 और t बराबर 0 मतलब जब प्रारंभ में वस्तु व्यक्ति हाथ में पकड़े हुए है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 है। उस समय को हमने 0 लिया है तो t बराबर भी 0 हो गया। अब गति के समीकरण से अब जो है पृथ्वी पर जब वस्तु टकराएगी उसके टकराने के बाद टकराने के बाद कितना समय लगेगा उसको फिर से ऊंचाई पर उछल कर जाने के लिए। तो टाइम निकालेंगे, फिर कितना ऊंचाई तक जाएगी वो सब निकालेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये समझें कि जब ऊपर से वस्तु गिरी तो समय कितना लिया। पहले तो अंतिम वेग कितना निकाल लिए। अब 90 मीटर ऊंचाई से पृथ्वी तक आने में समय कितना लिया। तो अब उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे h बराबर ut 1 प्लस हाफ gt1 स्क्वायर। यहाँ पर ये लगेगा। तो इसको देखते हैं। तो t देखिए प्रारंभिक जब वस्तु का वेग 0 है तब का समय है और t1 जो रास्ता तय कर रहा है उसका समय है। गेंद रास्ता तय कर रही है उसका समय है। तो h ऊंचाई हमारी 90 मीटर है। अब देखिए क्योंकि ऊंचाई है इसलिए ऊंचाई वाला फार्मूला लगाया गया।
यहाँ पर देखिए प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, गुरुत्वीय त्वरण और एच था, तो ये फार्मूला लगाया गया वेग निकालने के लिए। अब यहाँ पर हमको समय निकालना है कि कितने समय में वस्तु 90 मीटर गिरेगी, यानी पृथ्वी पर पहुँचेगी कितने समय में। तो एच बराबर ut1 प्लस हाफ gt1 स्क्वायर। तो ऊंचाई हमारी 90 मीटर है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो 0 गुणे t1 हो गया, प्लस हाफ g हमारा 9.8 है और t1 स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। अब t1 स्क्वायर निकालेंगे तो t1 इधर आएगा, ये पूरा इधर बटे में आ जाएगा और इसका रूट हो जाएगा। ये 2 इधर जाएगा तो 2 गुणे 90 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो बटे में जाएगा 9.8 और ये स्क्वायर हटेगा तो पूरे का रूट हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया सॉल्व करने पे 30/7 यानी 4.28 सेकेंड। तो 90 मीटर दूरी तय करने में यानी पृथ्वी पर टकराने में वस्तु को समय कितना लगा? 4.28 सेकेंड। अब देखिए जब u बराबर 42 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 4.28 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर समझिए बात को कि ये मान लीजिए ये नीचे पृथ्वी है हमारी। अब यहाँ पर ये गेंद है और ये यहाँ पर टकराई, यहाँ से ऐसे आ रही है। ये u बराबर 0 है प्रारंभिक और ये ऊंचाई h बराबर 90 मीटर है और t अभी हमने निकाल लिया, t कितना आ गया? 4.28 सेकेंड इतना। और यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगा है? 42 मीटर पर सेकेंड के वेग से आई है। v हमारा 42 मीटर पर सेकेंड है, इतने वेग से पृथ्वी से टकराई है। तो ये इतना आ गया। अब देखिए अब जब ये वस्तु यहाँ पर टकरा गई तो टकराने पे इसका वेग जो है 42 मीटर पर सेकेंड था टकराते समय, और समय कितना लगा? 4.28 सेकेंड। 4.28 सेकेंड। अब ये देखिए जब ऊपर की ओर जाएगी टकरा करके ऊपर की ओर जाएगी तो कह रहा है फर्श से टकराने के बाद गेंद की चाल 10% कम हो जाती है। 1/10 क्वेश्चन में बताया था, 1 में 10 तो 100 में कितना? तो 10% कम हो जाती है। तो 1 में 10 तो 100/10 करेंगे तो 10% आ जाएगा। तो इसलिए यानी अतः प्रथम टक्कर के बाद गेंद का वेग, अब प्रथम टक्कर के बाद गेंद का वेग कितना होगा? 42 का 10% घट जाएगा, यानी v माइनस v/10, क्योंकि प्रत्येक टक्कर के बाद गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है। तो ये हमारा इसको करेंगे तो 10 इधर आ जाएगा तो 10v माइनस v/10 हो जाएगा। तो 10v में v घटेगा तो 9 बचेगा, तो 9v/10 आ गया। अब 9/10 v 42 मीटर पर सेकेंड है, तो अब बचेगा 37.8 मीटर पर सेकेंड पहली टक्कर के, एक बार टकराने के बाद। तो 37.8 मीटर पर सेकेंड पहली टक्कर में बचेगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यदि गेंद फर्श से टकराकर यह ऊंचाई तक ऊपर उठती है तो पुनः गति के समीकरण से, अब अगर फिर से वो यह ऊंचाई पर ऊपर जाती है तो अब देखिए अब ये जो 42 था, 42 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराई और टकरा करके ऊपर गई। तो टकरा करके जब ऊपर गई तो 10% उसका कम हो गया टकराने के बाद। तो अब यहाँ से टकरा करके ये ऊपर जा रही है, तो अब ये हमारा प्रारंभिक वेग हो जाएगा, जो कितना निकल के आया है? 37.8 मीटर पर सेकंड। 37.8 मीटर पर सेकंड। और अंतिम ये हो जाएगा v। तो जब टकरा के ऊपर गई तो अंतिम में जब सबसे ऊपरी बिंदु पर पहुंचेगी तो वस्तु का वेग 0 हो जाता है, तभी तो वो नीचे की ओर फिर गिरने लगती है। तो v बराबर 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर फार्मूला लगा दिया गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पर v की वैल्यू चूंकि ऊपर पहुँच गया तो 0 हो गया, तो 0 रख दिया, 0 के स्क्वायर। u हमारा 10% घट के 37.8 आया तो 37.8 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू हमारा 9.8 है, और h डैश मतलब कितना ऊंचाई तक जाएगी वो निकल आएगा इसमें। तो अब देखें यहाँ पर माइनस चिन्ह इसलिए आया क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, गुरुत्वीय त्वरण हमारा नीचे की ओर काम कर रहा है, तो इसलिए गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव है यहाँ पर। तो ये अब सॉल्व करने पे एच डैश बराबर आ गया 37.8 गुणे 37.8 अपान 2 गुणे 9.8। सॉल्व किया तो 72.9 मीटर आ गया, यानी 90 मीटर से गिरी, अब 72.9 मीटर ऊपर जाएगी। अब 72.9 मीटर जाने में समय कितना लगा तो समय कितना लगा, तो ये फार्मूला लगा देंगे h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर समय निकाला गया था, तो ये प्रारंभिक वेग 0 रखा गया था, तो t1 निकल आया था, ये पूरा 0 हो गया था। इसी प्रकार से यहाँ जब हम t2 निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये u प्रारंभिक वेग 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 इधर आ जाएगा तो 2h अपान ये g इधर आ जाएगा बराबर t स्क्वायर आ जाएगा, तो t बराबर अंडर रूट 2h अपान g हो जाएगा। तो यही अंडर रूट 2h डैश लिख दिया है क्योंकि अब 37.8 रखना है, 90 नहीं। तो इसको सॉल्व किया तो ये t2 आ गया 3.857 सेकंड। तो जब u हमारा 37.8 मीटर पर सेकंड है तो समय आ गया 3.857 सेकंड। अब कुल समय कितना आया, तो 90 मीटर से पृथ्वी टकराने में 4.28 सेकंड लगा था, और फिर उछल करके 72.9 मीटर जाने में 3.857 सेकंड लगा, तो टोटल समय हो गया 8.137 सेकंड। तो गेंद को नीचे फर्श तक गिरने में पुनः 3.857 सेकंड लगेगा। जब इतना ऊंचाई से फिर गिरेगा तो जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना ही फिर गिरने में लगेगा, क्योंकि कोई गेंद जितना फर्श से टकरा के ऊपर जाने में समय लेगी उतना ही तो ऊपर से नीचे आने में लगेगी, क्योंकि फ्री फॉल होगा, स्वतंत्र रूप से गिरेगी। तो जितना समय ऊपर जाने में लेगी उतना ही नीचे आने में लेगी। तो ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे आने में लगा समय, जहां फर्श से टकराने से पूर्व इसका वेग 37.8 मीटर पर सेकंड होगा। तो देखिए उतने ही समय में टकराएगी, इतने समय में, और फिर से इतना ही वेग प्राप्त कर लेगी 37.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जितना वेग नीचे था ऊपर टकरा के ऊपर गई, फिर ऊपर से 0 वेग हुआ, फिर नीचे आने में उतना ही वेग प्राप्त कर लेगी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो जितना वेग पहले था उतना ही लास्ट में फिर हो जाएगा। अब देखिए फर्श से टकराने पर गेंद का वेग, अब फर्श से फिर टकराएगी जब 37.8 मीटर पर सेकंड बचा है, तो फिर 1/10 कम होगा, तो 37.8 का 1/10 मतलब 37.8/10 और कम हो गया, तो इसमें से 37.8/10 कम कर देंगे, तो ये आ गया 34.02 मीटर पर सेकंड जब फिर टकराएगी। तो ऊपर की ओर गति से पहले लगा समय। अब यहाँ देखिए 90 मीटर से नीचे जब फर्श पे टकराई तो 4.28 सेकंड लगा, और जब फर्श से टकरा के फिर 37.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर गई
तो 3.857 सेकंड लगा। और फिर जब ऊपर से नीचे आई फर्श में टकराने के लिए तो फिर 3.857 सेकंड लगा। तो पूरा समय कितना लगा जोड़ दीजिए तो 11.994 सेकंड लगा, यानी लगभग 12 सेकंड। अब इस ग्राफ को हम लोग बना देंगे चाल और समय का ग्राफ। तो ये देखिए चाल समय का ग्राफ बन गया। 0 से पहले 42 मीटर पर सेकंड वेग था, फिर 37.8 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 34.0 यानी 34 मीटर पर सेकंड हुआ। यहाँ घटने के बाद 34.0 तो लगभग 34 मान लिया है। ये हो गया। और समय कितना लगा 0 से 90 मीटर से पृथ्वी पर टकराने में 4.28 सेकंड लगा। तो देखिए पहले 4.28 सेकंड लगा, 4.28 सेकंड यहाँ तक लगा। तो ये देखिए हमने बना दिया 90 मीटर ऊंचाई से पहले पृथ्वी पर टकराई तो 4.28 सेकंड लगा। तो ये यहाँ से मान लीजिए ये मूल बिंदु है, मतलब जहाँ से चल रही है, और ये 90 मीटर पर यहाँ पर पहुँची। तो यहाँ से तक पहुँचने में 4.28 सेकंड लगे, यहाँ तक पहुँचने में। फिर वहाँ से अब ये देखिए चूंकि चाल समय ग्राफ है तो ऊपर से जो है जब वस्तु गिरी यहाँ से तो उसका वेग 0 था। तो यहाँ से जब वस्तु चल रही है तो देखिए केंद्र बिंदु है तो यहाँ पर वेग 0 है। फिर यहाँ 42 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 37.8 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 34 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ 0 वेग से चली और यहाँ पर पहुँची जो है, यहाँ पर पहुँच गई वो, मतलब उसने। तो इसको देखिए इस प्रकार करेंगे। अब ये देखिए हिंदी वाली बुक में थोड़ा त्रुटि है, इसमें गलत दिया है, ये 42 ऊपर होना चाहिए, तभी बात उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रही कि कैसे ग्राफ बनाया है। अब इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए 0 यहाँ माना है और ये 42 यहाँ है। तो ये 0 जब पृथ्वी के ऊपर से गिरती है और 90 मीटर दूरी तय करती है और पृथ्वी से टकराती है तब उसका वेग 42 मीटर पर सेकंड होता है। हिंदी वाले में उल्टा कर दिया है जो कि गलत है, इस तरह बनना चाहिए। तो 42 मीटर पर सेकंड की स्पीड प्राप्त कर लेती है और समय कितना लगता है 4, लगभग 4। इसमें दिया है हिंदी वाले में 4.28 सेकंड लगभग, उसने 4 माना है। फिर देखिए पृथ्वी से टकराने के बाद यहाँ पर टकराई पृथ्वी से तो वेग हो गया 42। अब ये ऊपर से नीचे गिरी, पृथ्वी से टकराई, फिर ऊपर की ओर उठी, ये फिर ऊपर की ओर उठी और जब ऊपर की ओर उठी तो इसके वेग में 10% की कमी आई। तब वेग कितना हो गया, तब वेग हो गया 3.857। तो 3.8 के लगभग। तो ये देखिए 3.8 तक आके रोक दिया है। यहाँ पर ये ऊपर उठी और ऊपर उठने के बाद यहाँ पर देखिए 0 से ये पृथ्वी के ऊपर है, जब उसका वेग 0 है, ऊपर से आके पृथ्वी पर टकराई तो 4 सेकंड 4.28 सेकंड लगा। फिर टकरा करके फिर ऊपर की ओर उठी और 10% उसका वेग कम हुआ तो 3.85 के लगभग हुआ, तो वहां तक आई। अब ऊपर तक उठ करके ऊपर तक उठी, यहाँ टकराने के बाद ऊपर तक यहाँ तक गई और इसके बाद अब इसको ध्यान से देखिए, इंग्लिश वाले में भी गलत बना है, हिंदी वाले में भी गलत है। हिंदी वाले में गलत है कि 42 की शुरुआत नीचे से किया है, और इंग्लिश वाले में गलत है कि इसको फिर यहीं तक नहीं ले गया, यहाँ तक ले जाने के बाद फिर गिरना चाहिए था, फिर नीचे को ग्राफ जाना चाहिए। तो इसको देखते हैं।
हिंदी वाली बुक में अगर इतना कर दिया जाए, इसको 42 यहाँ कर दिया जाए और ये 34 यहाँ कर दिया जाए तो बाकी सब सही है। तो देखिए पहले वस्तु का वेग 0 है क्योंकि ऊपर से गिराई गई 90 मीटर की ऊंचाई से, यहाँ से मान लीजिए गिराई गई, अब पृथ्वी पे टकराई तो यहाँ से वेग 0 था ऊंचाई पर। तो यहाँ पर देखिए वेग समय ग्राफ है, हमने ऊंचाई और ऊंचाई में ग्राफ बना दिया है, ना समय लिया है ना कुछ समझने के लिए। तो ये दिखा रहे हैं कि 90 मीटर की ऊंचाई से सब गिरी तो इस समय हाथ में व्यक्ति पकड़े था तो वेग 0 था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेग 0 है क्योंकि वेग समय ग्राफ, तो वेग 0 है। अब जब पृथ्वी पर टकराई तो उसका वेग 42 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी यहाँ माना जाएगा क्योंकि चाल 42 मीटर पर सेकंड यहाँ आ रहा है, 42 मीटर पर सेकंड ये गलत है। तो यहाँ पर पृथ्वी से टकराई तो वेग 42 मीटर पर सेकंड था। अब यहाँ से टकराने के बाद जब वो फिर ऊपर की ओर गई यहाँ तो इसका वेग 10% घटा। तो वेग जब 10% घटा तो 37.8 मीटर पर सेकंड बचा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक ग्राफ लेके आया है सीधा लाइन कि 10% घट गया वेग, तो ये 37.8 के सामने आ गया, 37.8 के सामने आ गया। तो ये अब यहाँ तक घटा तो 37.8 मीटर, फिर ये ऊपर गया, ऊपर जा करके यहाँ पर वेग फिर 0 हुआ, वेग फिर 0 हुआ। तो फिर जब ये पृथ्वी से टकराएगी तो फिर ये 37.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ही चलेगी। तो ये देखिए ये ऊपर पृथ्वी से टकराई फिर ऊपर गई। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जाने के बाद देखिए ग्राफ यहाँ पर आ गया फिर से, का मतलब कि फिर उसका वेग 37.8 मीटर पर सेकंड ही है। इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा त्रुटि ये किया है कि इस ग्राफ को ये फिर यहाँ तक नहीं ले गया, यहाँ तक, इसको यहीं तक फिर ले जाना चाहिए था। तो इस ग्राफ को फिर से समझिए कि पृथ्वी से 90 मीटर की ऊंचाई से कोई गेंद गिराई गई और पृथ्वी पर टकराते समय उसका वेग 42 मीटर पर सेकंड था, तो 42 मीटर पर सेकंड आ गया। अब पृथ्वी से टकराने के बाद फिर वो ऊपर को उछली, तो जब उछली तो कहा उसका वेग 10 मीटर 1/10 हो गया। तो 42 का 1/10 तो बता कितना, 37.8 मीटर पर सेकंड बचा। तो इसीलिए सीधा लाइन देखिए 37.8 मीटर पर सेकंड तक, ये क्योंकि चाल की मीटर पर सेकंड है तो 37.8 तक खींचा। अब 37.8 तक वो आई जो है, और ये 37.8 तक पहुंचने में मतलब 37.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर गई, और ऊपर जाने में समय उसको कितना लग गया, ये इतना, ये यहाँ तक और फिर नीचे आने पर यहाँ तक, तो लगभग 8 सेकंड, यानी लगभग इसको जोड़ेंगे इसको तो 8.137 आ जाएगा। तो यही देखिए यहाँ पर समय पर ये लाया 8.137 तक। तो यहाँ पर आने के बाद वस्तु ऊपर गई और फिर नीचे की ओर जब आएगी, तो फिर जब नीचे की ओर आएगी तो चूंकि ऊपर जाने में 37.8 मीटर पर सेकंड से गई है तो ऊपर वेग 0 हो जाएगा, फिर पृथ्वी से 37.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ही टकराएगी। तो देखिए फिर लाइन यहाँ पर ले गया 37.8 मीटर पर सेकंड तक, और जब ये दोबारा ऊपर जाकर पृथ्वी से टकराने की स्थिति में आई तो 37.8 मीटर सेकंड तक वेग पाया पृथ्वी पर टकराते समय। तो उस समय कितना समय लग गया, ये और ये देखिए 90 मीटर से पृथ्वी पर टकराने में इतना लगा, फिर पृथ्वी से ऊपर जाने में 37.8 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये कितना गई, 72.9 मीटर गई, तो 37.8 मीटर पर सेकंड के वेग से गई, और समय कितना लगा 3.857। तो ये पूरा लगभग हो गया हमारा 8.37। तो यहाँ पर ग्राफ लाया। फिर इसके बाद वो ऊपर से पृथ्वी पर आई, तो फिर जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे आने में, तो इतना और जुड़ गया, तो ये पूरा जुड़ के आ गया 12 सेकंड के लगभग, यानी 12 से कुछ कम 11.9, तो 11.99 तक खींचा, और ये फिर इसको 37.8 मीटर पर सेकंड के वेग प्राप्त करना है, तो ग्राफ को यहीं तक फिर ले गया। फिर नीचे लाया कि नीचे अगर पृथ्वी से टकराएगा तो फिर जो है
फिर वेग घटेगा 34.8, इस हिसाब से बनाया है। तो ये 42 को ऊपर करना है, 34.8 को नीचे करना है, क्योंकि 10% फिर घटेगा वेग। 37.8 का 10% तो लगभग 34 आ जाएगा। तो यहाँ 34 तक देखिए खींच के लाया। तो इस तरीके से हमको ग्राफ बनाना है। ये थोड़ा कठिन है, इसको अच्छे से समझिएगा तभी समझ में आएगा। 3 बार बता दिए, अब एक ही क्वेश्चन में 25 मिनट लग गया। अतः गेंद t बराबर 0 से t बराबर 12 सेकंड के बीच फर्श से टकराकर केवल एक बार ऊपर उठती है। फर्श से टकराई, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे आई। टकराने से पहले तक का ग्राफ है तथा इसके लिए 4 समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है उदाहरण सहित निम्नलिखित के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। पहला क्या है, किसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण, जिसे कभी भी दूरी भी कहा जाता है। तो दूरी कब कहा जाता है विस्थापन को, जब सरल रेखा में गति हो, सरल रेखा में गति हो और वस्तु ऊपर वापस न लौटे। तो जितना सरल रेखा में चलेगी तो एक ही सिद्धांत में, तो न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो सरल रेखा में न्यूनतम दूरी ही हमारा विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि उससे कम दूरी हो ही नहीं सकती। तो वही कह रहा है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण, यानी जो उसका पहले संख्या लिखी जाती है, दिशा से नहीं मतलब, जिसे कभी कभी दूरी भी कहा जाता है, और किसी क्षण द्वारा उसी अंतराल के दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई। तो कह रहा है निम्नलिखित के बीच में अंतर। तो पहले को देख लेते हैं कि समय अंतराल में विस्थापन और पथ लंबाई में क्या अंतर हो सकता है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी कण का विस्थापन उसकी प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की लघुत्तम दूरी के परिमाण के बराबर होता है। अभी हमने इसको आपको बताया भी कि न्यूनतम जो दूरी होगी वही हमारा विस्थापन होगा। जबकि उसके पथ की कुल लंबाई कण द्वारा वास्तव में तय किए गए पथ की लंबाई के बराबर होता है। यदि कण अपनी गति बिंदु A से प्रारंभ करता है तथा AB तथा BC तक उसके पश्चात C से D तक जाता है, तब C से मतलब A B C D तक जाता है, तब कण का विस्थापन न्यूनतम दूरी, अब A से लेके B में गया, B से C में, C से D में, तो विस्थापन कितना हुआ न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी हमारी ये है, तो AD हमारा विस्थापन हो जाएगा। तो कण का विस्थापन बराबर दूरी AD। अब कण पथ की कुल लंबाई कितनी होगी, AB प्लस BC प्लस CD। तो कुल दूरी AB प्लस दूरी BC प्लस दूरी CD। एक विमीय गति में विस्थापन या तो कण द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई के बराबर होता है या उससे कम होता है। अगर जो है एक विमीय गति हो, मतलब जैसे एक ही सरल रेखा में गति है, तो विस्थापन या तो इसके बराबर होगा या इससे कम होगा। क्यों, क्योंकि वस्तु यहाँ चल के लौट भी सकती है, तो विस्थापन कम भी हो सकता है, या न लौटे तो इसके बराबर भी हो सकता है। तो मतलब पथ लंबाई हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी या विस्थापन के बराबर होगी, या इसको उल्टा कह सकते हैं कि विस्थापन पथ लंबाई से कम होगा या उसके बराबर हो सकता है। तो वही बात कह रहा है कि एक विमीय गति में विस्थापन या तो कण द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई के बराबर होता है या उससे कम होता है। अब अगला हमसे क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है कि किसी समय अंतराल में औसत वेग के परिमाण और उसी अंतराल में औसत चाल प्रदर्शित कीजिए। तो औसत चाल के बीच कोष्ठक में देखिए लिखा है, उसको समझते हैं। किसी समय अंतराल में किसी कण की औसत चाल को समय अंतराल द्वारा विभाजित की गई कुल पथ लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसी कण की औसत चाल का मतलब बता दिया है कि जो पथ लंबाई है उसमें समय अंतराल का भाग देके औसत चाल निकालते हैं। वैसे भी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी का मतलब पथ लंबाई बटे समय का मतलब कुल पथ लंबाई में लगा समय। तो बात एक ही है। तो कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि A व B
दोनों में ही दूसरी राशि पहले से अधिक या उसके बराबर है। समता का चिन्ह कब सत्य होता है? सरलता के लिए केवल एक विमीय गति पर विचार कीजिए। तो एक विमीय गति पर विचार करना है और बता रहा है, पूछ रहा है कि ए और बी में कब कौन सा सही होता है। तो कह रहा है दोनों में ही दूसरी राशि पहली से अधिक या उसके बराबर है। तो इसको देख लेते हैं। तो अब यहां पर देखिए, औसत वेग कुल विस्थापन तथा उसके कुल लगे समय के अनुपात के बराबर होता है। तो औसत वेग का परिमाण बराबर विस्थापन बटे कुल समय। तो विस्थापन हमारा AD था और कुल समय T है। विस्थापन A से D, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो AD हो गया और कुल लगा समय T हो गया। और औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमारी AB प्लस BC प्लस CD है। AB प्लस BC प्लस CD है। और कुल समय T हो गया। आता है एक विमीय गति में किसी निश्चित समय अंतराल के लिए औसत वेग का परिमाण या तो औसत चाल के बराबर है या फिर उससे कम है। तो औसत वेग देखिए यहाँ विस्थापन है, तो एक विमीय गति में विस्थापन या तो दूरी के बराबर होता है या विस्थापन दूरी से कम होता है। तो विस्थापन जब कम होगा तो वेग, औसत वेग भी कम होगा। तो इसीलिए औसत वेग का परिमाण औसत चाल के या तो बराबर होता है या उससे कम, क्योंकि विस्थापन दूरी के या तो बराबर होता है या उससे कम होता है। तो जब विस्थापन दूरी के बराबर या उससे कम होता है तो औसत वेग भी औसत चाल के बराबर या उससे कम होगी। तो वही कह रहा है कि औसत वेग का परिमाण या तो औसत चाल के बराबर या उससे कम होता है। अब प्रश्न संख्या 14 आ गई। अब इसको हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।